राम राम जी, आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताओ। आ जाओ बेटा, जल्दी से, फटाफट से आ जाओ कमेंट में। एकदम से आ जाओ कमेंट में। कहाँ थे सर? इतने दिन से क्लास नहीं ले रहे थे। पवन कुमार पूछ रहे हैं। पवन कुमार तुम्हारे दिल में थे, कहाँ जाएंगे हम, बताओ। अर्थक्वेक चल रहा था ना आपके बैच में? अर्थक्वेक वेव के बारे में मैंने पूरा बता दिया था, ठीक है। चलो, अब इसी में नेक्स्ट लिखो, नोट करके। अर्थक्वेक इंटेंसिटी earthquake intensity measured by seismograph। भूकंप तीव्रता का मापन किस पर होता है? सिस्मोग्राफ पर होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्केल कौन सा यूज किया जाता है, तो तब आपका आंसर होगा रिक्टर स्केल है, या फिर इसी को रिक्टर पैमाना कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब बात आ जाती है कि हमारे इंडिया में अर्थक्वेक जोन कौन कौन से हैं। 1 मिनट का टाइम दोगे यार? आज कई दिन बाद क्लास क्या हो रही है? आज तुम लोग तो इग्नोर कर रहे हो हमको, है? बात ही नहीं कर रहा है हमसे कोई। अब क्या दिखा दिया यार इसने? चल दूसरा उठाते हैं। देखो, ये है अर्थक्वेक जोन 4, मतलब अर्थक्वेक जोन है। क्या लिख रहा है? नीरज कुमार का कमेंट आ रहा है। आपको पढ़ाना नहीं है तो घर बैठिए ना। तेज हो रहा है। अरे मैं घर बैठ जाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ, तुम्हारे बैच में क्लास ऑफ चल रही थी क्या जीएस की? पता ना, अभी एक बार कमेंट करके, तुम्हारे बैच में क्लास नहीं हुई क्या, अगर मैंने नहीं ली तो? देखो ध्यान से, हमारे इंडिया में अर्थक्वेक जोन की बात करेंगे तो कौन कौन से जोन है। ऐसे मत बोले यार नीरज, है ना। अर्थक्वेक जोन, ठीक है। अर्थक्वेक जोन की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे भारत में पहली बात तो फर्स्ट जोन कहीं है ही नहीं। हमारे भारत में सेकंड जोन है, थर्ड जोन है, फोर्थ जोन है और फिफ्थ जोन है। और याद रखना, जितना हायर
जोन होगा, अर्थक्वेक के आने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। यानी कि अर्थक्वेक 5 मोर डेंजरस देन टू द अर्थक्वेक सेकंड जोन। बात समझ में आ रही है? सेकंड जोन। ओके। और क्लास हुई थी, सिर्फ ज्योग्राफी की ही क्लास नहीं हुई थी। ठीक है। नीरज कह रहे हैं सर 27 क्लास हुई है टिल नाउ। बेटा मैं एक बात बताऊं, बुरा मत मानना मेरी बात का नीरज, तेरे जैसे ऑफलाइन आते हैं कोचिंग करने के लिए, 30-35 हजार रुपए फूकने के बाद में शांत चुपचाप घर लौट जाते हैं। जीवन है, कुछ नहीं रखा फालतू बकवास करने में। आगे बात समझ में? इस प्लेटफॉर्म पर जीएस के और भी टीचर हैं, उनको भी क्लास लेनी है। आगे बात समझ में? ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह विवेक सर ही प्रकट हो जाएंगे और विवेक सर ही कह देंगे कोई क्लास नहीं लेगा, बस मैं लूंगा मैं लूंगा। क्योंकि उनका भी उतना ही योगदान है करियर विल की जीएस में जितना मेरा है। बात समझ रहा है ना मेरी क्या कह रहा हूं मैं? तो छोटा सा जो दिमाग है अंदर, उसका कई बार इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि मैं ही ये कह दूंगा कि मैं ही पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा। आगे बात समझ में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और भी टीचर हैं जो अपने सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं, उनका भी पेपर में आता है, उनको भी क्या नाम है क्लास लेने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपका जितना दिमाग है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब मेरा जितना है मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। देखो भाई सारे लोग, हमारे भारत में सेकंड जोन है, थर्ड जोन है, फोर्थ जोन है और क्या है, फिफ्थ जोन है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी। सेकंड जोन की अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड जोन हमें देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया में, यानी एकदम बीचा बीच में। आगे बात समझ में? जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेंट्रल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैसे कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है मैप में, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है ये वाला, मैं लिख देता हूं यहाँ सेकंड। ये है जी सेकंड, ये वाला भी सेकंड है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थर्ड जोन कौन सा है, तो थर्ड जोन है येलो कलर वाला, और ये कवर करता है सर लार्जेस्ट एरिया को, मतलब ज्यादातर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है थर्ड जोन। थर्ड और सेकंड ही है। फोर्थ जोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखने को मिलता है माउंटेनियस रीजन में। और बेटा फिफ्थ जोन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिलता है हमें लद्दाख में, ये देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, और देखने को मिलता है ये हमें पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और देखने को मिलता है हमें गुजरात में। तो यानी कि जो एकदम डार्क रेड वाला आप लोगों को दिख रहा है ना, डार्क रेड वाला जो जोन दिख रहा है ये सबसे खतरनाक जोन है। यहां पर सबसे खतरनाक तीव्रता के भूकंप आते हैं। समझ रहे हो ना? फालतू मत बोला करो, फिर बाद में कहते हो विवेक सर गुस्सा करते हैं, है ना? अरे विवेक सर में कोई कांटे लगे हुए हैं जो चुभोना चाहते हैं। हम्म? नहीं ना। ओके, आगे बढ़ जाए। चलो, ये बेटा पीडीएफ सेव हो जाएगी, आगे बढ़ते नया चैप्टर उठाते। नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे अब हम वॉल्केनोस। वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी। सबसे पहली बात, वॉल्केनो होता क्या है? ये है सर अ वेंट और पाइप थ्रो मैग्मा comes out on surface। ठीक है, कॉल्ड वॉल्केनो। ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं फिर समझाता हूं।
छिद्र या दरार जिससे मैग्मा सतह पर आता है। ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। बहुत प्यार से समझाएंगे, बढ़िया तरीके से, आप खुश हो जाओगे, ठीक है? देखो। देखो, अर्थ के अंदर यहां पे मैग्मा भरा हुआ है। ये बात आप सबको अच्छे से पता है। और आपको ये भी पता है कि ये पूरा का पूरा जो भाग जो है ये है लिथोस्फीयर, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थल मंडल। सही है? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, जहां कहीं भी इसको जगह मिल जाए और वहीं से जब ये तोड़कर सतह को बाहर आएगा मैग्मा, कहीं भी जगह मिल जाए इसको, कहीं से भी टूट सकता है, बस सतह कमजोर होनी चाहिए। भाई आप एक बात बताओ, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब वो पानी कहीं से भी बाहर आ सकता है अगर बाल्टी कमजोर पड़ जाएगी तो जिस रास्ते से होकर ये बाहर आ रहा है निकल के, इस वाले रास्ते को, इसी को कहा जाएगा वॉल्केनो। और ये दाब के साथ बाहर आएगा और बाहर आने के बाद जमीन में विस्फोट करता हुआ आएगा। और ऐसे आने के बाद यहाँ विस्फोट होगा, बादल बनेंगे, और ये मैग्मा यहाँ ऐसे ही जम जाएगा। और जमने के बाद में यहाँ पे कठोर हो जाएगा ये। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को तो कहा जाएगा वॉल्केनिज्म। जबकि जिस रास्ते से होकर मैग्मा बाहर आ रहा है, उस रास्ते को कहा जाएगा वॉल्केनो। कमेंट करो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया नहीं है? प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट करो। मैं लिख रहा हूं, वो रास्ता जिससे मैग्मा बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में हमें लिखना है ध्यान से, कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है। कंप्लीट प्रोसेस कॉल्ड वॉल्केनिज्म। ठीक है? संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है इसको? संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी की क्रिया कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, जो वॉल्केनिज्म है, वॉल्केनिज्म में क्या क्या होता है? वॉल्केनिज्म जो होता है, ये होता है विद एक्सप्लोजन। ज्वालामुखी की क्रिया जो होती है वो कैसे होती है सर?
ये विस्फोट के साथ होती है। पहली बात। और इस क्रिया में मैग्मा क्या करता है? मैग्मा इजेक्ट होता है। मैग्मा इजेक्ट होता है या मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, मैग्मा इजेक्ट होता है या मैग्मा बाहर आता है। ठीक है जी। अब ये कैसे बाहर आएगा इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखो ध्यान से। वॉल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी क्रिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, मैंने अभी बताया कैसी होती है ये। एक्सक्लूसिव या विस्फोटक होती है। और ऐसा माना जाता है कि 190 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इससे ज्यादा भयंकर तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान क्या होता है? मैग्मा इजेक्ट होता है। मैग्मा इजेक्टेड फ्रॉम अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आता है। ठीक है। अब गौर से सुनना मेरी बात को। जो ये मैग्मा होता है, इसमें क्या क्या होता है? पहली बात तो जो मैग्मा होता है इसका कलर कैसा होता है? कलर की अगर मैं बात करूंगा तो कलर होता है रेड हॉट। ठीक है। कलर कैसा होता है? रेड हॉट कलर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेचर कितना होता है इसका? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मैग्मा में क्या क्या होता है? तो सर मैग्मा में ना गैसेज होती है, यानी ज्वालामुखी क्रिया होगी तब क्या बाहर निकलेगी? गैस से बाहर निकलेगी। और गैसों में क्या क्या होता है? वेपर होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ठीक है ना। SO2 गैस होती है, NO2 गैस होती है। ओके। ये सभी की सभी गैसेज होती है। गैस के साथ साथ इसमें होता है सर मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब तरल पदार्थ होता है। और जो मोल्टेन होता है, मोल्टेन का मतलब क्या होगा? मोल्टेन बना किससे, आया किससे? तो आपका आंसर होगा मोल्टेन का मतलब है सर इसमें मेल्टेड फॉर्म ऑफ मेटल होगी। धातुओं का पिघला रूप होता है इसमें। ठीक है जी। और क्या बाहर निकलता है यहां से? फायर बॉल बाहर निकलते हैं।
अग्निपिंड बाहर निकलते हैं। अग्निपिंड में एक तो स्मॉल होते हैं और एक लार्ज होते हैं। जो स्मॉल होते हैं उन्हें कहा जाता है लेपिली, और जो लार्ज होते हैं उन्हें कहा जाता है वॉल्केनिक बॉम्ब। और एक बात और याद रखना यहाँ पे, अब आप सोच रहे होगे सर लावा क्या होता है। जब मैग्मा बाहर सरफेस पर आता है तो सरफेस पर आने पर मैग्मा के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि जब मैग्मा में से हम गैस को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देन इट कॉल्ड लावा। तब ये लावा बन जाएगा। ठीक है। पूरा नोट कर दो जल्दी से। आगे बढ़ जाए। सर यही दोबारा से समझाइए सर प्लीज। मैंने बताया कि मैग्मा के अंदर ये तीन चीजों के मिलने से मैग्मा बना हुआ है, ठीक है। ये भी होता है मैग्मा में और ये भी होता है। इन तीनों के मिलने से मैग्मा बना हुआ है। मैग्मा में से जब गैस बाहर निकल जाएगी तो वो लावा कहलाएगा। यानी कि जब मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठंडा होने पर ये बन जाएगा लावा। बस इतनी सी बात बताइए, ठीक है। और मैग्मा और लावा दोनों ठंडा होकर के क्या करते हैं, नई और कठोर चट्टानों का निर्माण करते हैं। बात बराबर है यहां तक। चलो अब देखो ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे बड़ी मात्रा में कौन सी गैस बाहर आती है। आपका आंसर होगा सर वेपर बाहर आती है। 85% वेपर जो है वो बाहर आती है, ठीक है। 85% वेपर जो है वो बाहर आती है। ओके, चलिए जी। मीथेन का अंदर होना इसका वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में कुलदीप प्रजापति जब मीथेन एजेक्ट करती है तो वो विस्फोट करा देती है, ना कि वॉल्केनिक इरप्शन। आगे बात समझ में। अब देखो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, मेजरली अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एक्टिव वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वॉल्केनो की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या आता है, तो आपका आंसर होगा these volcanoes erupted continuously। इन ज्वालामुखी में लगातार उद्गार होता है। ये जो ज्वालामुखी है ना, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लगातार उद्गार होता है, लगातार फटते रहते हैं। और इसके पीछे कारण है, अच्छा आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो
कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्वालामुखी लगातार फटेगा या फिर एक्टिव कंडीशन में? और लगातार का मतलब याद रखना, ऐसा भी नहीं होता कि हर साल इरप्शन हो रहा है। 5-5 साल तक का इनमें गैप आ जाता है इरप्शन में। तो इसकी एक ही पहचान है कि वहां पे सिलिका का अमाउंट है या नहीं है। आगे बात समझ में? उस जगह पर सिलिका का अमाउंट है या नहीं है। तो सिलिका अमाउंट यहां पर कैसा होगा? प्रेजेंट होगा। इस जगह पर क्या होगा सर? आपका आंसर होगा सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सिलिका की मात्रा पाई जाती है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी। एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माउंट आसो, ये कहां पर है? जापान में है। माउंट सुमेरु, ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है। माउंट एटना, ये कहां पर है? इटली में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो माउंट एब्रुश, ये कहां पर है? अंटार्कटिका में है। कोटोपैक्सी वॉल्केनो कहां पर है? क्या हो गया? कोटोपैक्सी वॉल्केनो कहां पर होगा? तो आपका आंसर होगा, ये है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहां पड़ता है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक वॉल्केनो है जिसका नाम है विनीकुंका। बेटा नाम याद करने हैं आपको। ये कहां पे पड़ता है? पेरू में पड़ता है। ठीक है ना? कहां पड़ता है? पेरू में पड़ता है। बैरन आइलैंड। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा, ये पड़ता है सर अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, क्लायू, ये पड़ता है कहां? यूएसए में। मोना लुआ, यूएसए में। ठीक है ना? स्ट्रोम्बोली, इटली में। विसुबियस, इटली में। मैं साइड में हूं, जल्दी से नोट कर दो। ये सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और यहां से क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई, या तो ऐसे पूछेगा आपसे कि भाई ये बताओ, या तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ये बताओ, जो इनमें से कोई एक नाम दे देगा कि ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, आप तुरंत बता दोगे सक्रिय ज्वालामुखी है। या फिर क्वेश्चन उस तरीके से आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या फिर जो क्वेश्चन है उस तरीके से आएगा कि ये ज्वालामुखी कहां स्थित है।
आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। चलो बेटा हेडिंग डालो नेक्स्ट, डोरमेंट वॉल्केनो। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ना इंसान की तरह होते हैं। एक इंसान है एकदम जगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो। जगा हुआ है, लगातार एक्टिविटी करेगा। मैं जगा हुआ हूं, बराबर एक्टिविटी कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, कोई गेट खोल के आ रहा है, कुछ पूछ रहा है, उसको भी जवाब दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एक्टिवनेस। मेरी बात समझना। एक इंसान होता है सोया हुआ, अब वो प्रेजेंट में तो सोया हुआ है, इट मीन कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है, बट जब जगेगा तो एक्टिविटी करेगा। दैट इज कॉल्ड डोरमेंट कंडीशन, प्रक्षुप्त कंडीशन। सोया हुआ है, प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। डेड, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, कोई उम्मीद नहीं। डेड का तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसमें क्या कंडीशन है, इन प्रेजेंट नो इरप्शन। ठीक है ना। कोई उद्गार नहीं वर्तमान में। और अगर मैं बात करूंगा फ्यूचर की, तो फ्यूचर में इरप्शन होगा या नहीं होगा? फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन है। ठीक है ना। यानी कि भविष्य में उद्गार की संभावना है। एग्जाम्पल क्या होगा? नारकुंडम। अंडमान निकोबार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फ्यूजियामा। फ्यूजियामा की अगर मैं बात करूंगा तो ये है जापान में। क्रैकेटाओ। ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है। ये तीन ऐसे वॉल्केनो हैं जो कि डोरमेंट वॉल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। ओके। उद्गार का मतलब होता है फटना, ब्लास्ट होना। लिखा तो यहाँ पे इरप्शन होना या ब्लास्ट होना, फटना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अब आएगा डेड वॉल्केनो। प्रेजेंट में क्या है?
नो इरप्शन। फ्यूचर में नो इरप्शन। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी इरप्शन की कंडीशन नहीं है। ठीक है, सिलिका का अमाउंट पाया जाएगा ना। सिलिका की मात्रा नहीं होती है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से। डेड वॉल्केनो का एग्जाम्पल क्या होगा? एक होगा इसका एग्जाम्पल एकोंका गोवा। एक होगा किलीमंजारो। एक होगा पोपा। इंडोनेशिया में। एकांका गोवा जो है वो साउथ अमेरिका में। किलीमंजारो जो है ये पड़ता है अफ्रीका में। विनय यादव भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सूटेबल लगे। ठीक है, पूरा सपोर्ट है आपको, बहुत अच्छा लगेगा, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आपको जितनी उम्मीद आपके घर वालों को है उतनी उम्मीद मुझे है आपसे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लाइव पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो, देखो जीवन का उद्देश्य बस ये बनाओ कि मुझे सीखना है, और अपने माइंड ऑफ कंफर्ट जोन से आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करो। मुझसे अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ो, आप किसी और से लग रहा है सोचो मत पढ़ो। लाइव अच्छा लग रहा है लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड अच्छा लग रहा है रिकॉर्डेड पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि दिमाग में एक बात बिठा लो, सारे लोग बाकी लोग भी, लिमिटेड टाइम में प्रोडक्टिविटी हमें अपनी हाई करनी है, तो हमें माइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेट से बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है ना, हमें पढ़ना ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? तो बस लगे रहो, बढ़िया एकदम। आओ फिर सिलेक्शन लेके इंटरव्यू लेंगे आपका। हम्म, मिठाई लेते आना बस बढ़िया सी। अरे शाम को 7:30 बजे वाला जो सेशन है ना आज, मैं फॉरेस्ट रिपोर्ट करवाने वाला हूँ जो नई आई हुई है, और वो 2025 तक काम करेगी आपकी, क्योंकि 2 साल बाद चेंज होती है। 2023 में आई है, 25 तक काम करेगी। ठीक है, आज सेशन है शाम को 7:30 बजे, और रिपोर्ट से रिलेटेड फिर उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं, दोनों हैं। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। भुवनेश पूछ रहे हैं डोरमेंट वॉल्केनो के आसपास सिलिका प्रेजेंट होती है क्या? बिल्कुल होती है सर, यहाँ पे, लेकिन लेस अमाउंट होगा। यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, वहां सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, PYQ करा दीजिए भाई, PYQ डेली चल रहे हैं, बट शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे चल रहे हैं। आप लोग जो टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उससे कंप्लीट करो ना, क्या दिक्कत है ना। आगे बढ़े।
कुछ बेसिक फैक्ट लिखते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान से सुनना। मैग्मा हो या लावा हो, इन दोनों का सॉलिडिफिकेशन होगा जब ये दोनों ठोस हो जाएंगे। तो ठोस होने पर क्या होगा, इन दोनों का सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जब ये ठोस हो जाएंगे तो ठोस होने पर न्यू रॉक का फॉर्मेशन होता है। सही है। तो ज्वालामुखी क्रिया जो है, ज्वालामुखी क्रिया की वजह से ही नई चट्टानों का निर्माण होता है, हमें ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट है नोट में। दूसरा पॉइंट होगा नोट में, जब जब वॉल्केनिज्म होगा तब तब एसिडिक रेनफॉल होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन और वेपर तीनों ही बाहर आते हैं ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तीसरी बात, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है ना तो उसके बाद कुछ टाइम तक हीट वेव चलती है। हीट वेव या विंड ब्लोइंग आफ्टर वॉल्केनिज्म। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के बाद गर्म पवनें चलती हैं। ओके। और क्या फायदा होगा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना तब भूकंप आता है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने पे एक तो भूकंप आएगा, उसके साथ साथ मिनरल्स इजेक्ट होते हैं। खनिज बाहर आते हैं। ठीक है। ये देखो, ये नुकसान हो गया ज्वालामुखी क्रिया का, है ना। भाई ये तो नुकसान हो गया ज्वालामुखी क्रिया का। और ये क्या हो गया ज्वालामुखी क्रिया का, ये फायदा हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया अगर नहीं हुई होती तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी पृथ्वी पर क्या नहीं होता, हमारी पृथ्वी पर खनिजों की हमें प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हो पाती जितनी आसानी से हम खनिजों की प्राप्ति अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं?
बाकी अगर मैं बात करूंगा तो ज्वालामुखी क्रिया का एक फायदा ये है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट जो है वो कैसा है। अर्थ का इंटीरियर पार्ट है जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर, जिसके अंदर प्रेशर बना हुआ है। तो प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होता है ना, वो क्या करता है भाई, वो टाइम टू टाइम प्रेशर को इजेक्ट करता रहता है। इससे कुकर फटने से बच जाता है। वही क्रिया यहाँ पे वॉल्केनोज करते हैं, अर्थ को फटने से बचाते हैं। तो इसलिए वॉल्केनोज को क्या कहा जाता है? वॉल्केनोज आर कॉल्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। ठीक है। इसलिए वॉल्केनोज को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इसलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सर एक कॉमर्स स्टूडेंट सीजीएल क्लियर कर सकता है क्या अगर वो मेहनत करे तो? आपको ऐसे आपकी ये वाली बात आपके दिमाग में आई क्यों कि नहीं कर सकता? भाई जब वो मेहनत करेगा तो क्या फर्क पड़ता है कि वो स्टूडेंट किस चीज का रहा है, वो स्टूडेंट है ना। और जब वो मेहनत कर ही लेगा तो फिर उस पर दिक्कत क्या आएगी, क्यों नहीं कर पाएगा? और मैं तो कहता हूं कि उस स्टूडेंट को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कॉमर्स का होने के बावजूद उसका सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि वो आगे कॉमर्स वाली जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मिसाल बने। लोग उसको देख पाए, उसको फॉलो कर पाए कि भाई देखो उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा। और इस प्रोसेस में दो फायदे होंगे। इलेक्शन का सिलेक्शन हो जाएगा, और अंदर से ये भी खुशी होगी कि मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। हम जैसे टीचर नाम लेंगे भाई कि हमारे क्या नाम है, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका एक कलेक्शन क्या नाम है सिलेक्शन हो गया, मैं करूँ कलेक्शन हो गया, है ना। और कट ऑफ देखकर अगर आप अपने आप का मोरल डाउन कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके पास रास्ता क्या है? मुझे एक बात बताओ, मान लिया कट ऑफ आई है, ठीक है, आपका नहीं हो पाया, ठीक है, फिर क्या करोगे? दो ही रास्ते आपके पास, या तो कर जाओ या छोड़ दो। भाई या तो कर जाओ या छोड़ दो, दो रास्ते, तीसरा रास्ता हो तो आप बता दो मुझे। भाई कमीशन जो आपके सामने कंडीशन रखेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपकी उसी सीट पे कोई दूसरा करेगा फॉलो, और वो लाइव बना जाएगा, सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये तो सोचो ही मत कि मेरिट कितनी जा रही है या कट ऑफ कितनी जा रही है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मत सोचो, नहीं तो फंस जाओगे। आपका ना दिमाग फिर वो उसी में उलझन में लगा रह जाएगा कि ये सही है ये गलत है, उधेड़ बुन जो होती है ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको लास्ट में। इसलिए बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रहो और सिलेबस पे फोकस करो। कितना तैयार है, कितना तैयार और करना है, कितना टाइम बचा हुआ है, बस तीन से चार बातें दिमाग में रखो। मेरिट कितनी लगनी है क्या लगनी है ये हमारे और आपके काम थोड़ी है। वो तो ऊपर बैठे हुए हैं ना कमीशन में, वो अपने आप डिसाइड करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं? एग्री कर पा रहे हो या नहीं? चलो ठीक है, फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। शाम को 7:30 बजे फॉरेस्ट रिपोर्ट का जरूर ध्यान रखना। बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से आज ही।